सेट करिए भैया, सेट करिए। किसमें? पहले वाले माइनस रूट माइनस 3 वाले में। हाँ, आपने क्या क्या एलिमेंट कौन लिया है? 28। अच्छा 28, ठीक है 28 इसमें आएगा भाई। देखो जेड रूट माइनस 3 इसमें ये सब ऐसे टाइप के एलिमेंट आपको दिखाई देंगे जिसमें से जो ए बी है ये जेड का एलिमेंट होगा। तो 28 को आपने क्या किया? 5 प्लस रूट माइनस 3 माइनस रूट 3 कर दी। पहले 28 का x 2 into 7 हाँ 2 into 7 कर दिया, करेक्ट है, सब इररिड्यूसिबल है ना। और क्या लिख दिया 28 को आपने? 5 प्लस माइनस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब 5 बचे 25 है ना, और प्लस b स्क्वायर मतलब 9। कितना हो गया? 3 होगा, रूट है 3 होगा, 25 और 3 28, करेक्ट है ना। 12 भी हो रहा था, 12 भी देखिए हो जाएगा। 12 में कितना हो गया? हाँ ये हो गया। एक हो गया फैक्टराइजेशन। दूसरी बात हम करेंगे है ना, 3 प्लस रूट माइनस 3 और 3 माइनस रूट माइनस 3 यस है ना। अच्छा लेकिन एक काम और भी आप जरूर देखिएगा कि पहले इसको चेक करिए क्या यह इररिड्यूसिबल एलिमेंट है कि नहीं है, ये भी चेक करिएगा। उससे डिटेल में आप ये चेक करेंगे, बस में डिटेल में आप इसको भी चेक करिएगा, उसे हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर डिटेल चेक करिएगा आप लोग है ना। अच्छा हम सरल जी कर देते हैं, चलो आओ सरल जी कर देते हैं सर। आइए चलिए चेक करके देखते हैं ना, ये सब जरूर चेक करिएगा आप लोग। देखिए इसके अलावा भी ऐसे बहुत से तरीके आपको दिखाई देंगे जिससे आप बता लोगे कि ये यूएफडी है कि नहीं है। बहुत से शॉर्टकट तरीके भी आपको देखने को मिलेंगे जब थ्योरम पढ़ लेंगे, कुछ और जान लेंगे इसके बारे में कि हाँ ये भी कंडीशन होल्ड होता है तो उसको खाली होल्ड कराएंगे। लेकिन अभी हम जो भी एग्जांपल चेक कर रहे हैं वो बाय डेफिनेशन चेक कर रहे हैं है ना। तो देखिए किसको चेक करना है? 3 प्लस रूट माइनस 3 को चेक करना है। मान लो ये इररिड्यूसिबल पहले है कि नहीं है, आप तो दिखा तो दिए ठीक है, लेकिन इररिड्यूसिबल होना चाहिए ना। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? a प्लस b रूट माइनस 3 और c प्लस d रूट माइनस 3। ध्यान दीजिए ऐसा होना चाहिए। दो के प्रोडक्ट के रूप में अगर दो के प्रोडक्ट रूप में है तो या तो यह यूनिट होना चाहिए या तो यह यूनिट होना चाहिए, यही ना मतलब है। कॉन्जुगेट ले लीजिए बेटा, तो 3 माइनस रूट माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस b रूट माइनस 3 और c माइनस d रूट माइनस 3। बोलिएगा अब गुणा कर दीजिए दोनों का, तो ये गुणा करेंगे कितना जाएगा? ये 12 ना, 12 तो आएगा। ऐसा करो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर। ये गुणा करने को हो जाएगा। बोलिएगा ये गुणा करने को हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब 12 है, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर। अब बताइए क्लियर है ना आपको? अब केस कौन कौन से बनेंगे? केस फर्स्ट 3 2 4 है ना, मतलब a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, ये क्या हो जाए? कई केस बनेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ सही बात है भाई, यह 12 भी हो सकता है और c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर आपका 1 भी हो सकता है। केस सेकेंड या a स्क्वायर c स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ये आपका 1 कर दें और c स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर ये आपका कितना कर दें? 12 कर दें। केस तीसरा भी बन जाएगा है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये अगर इसकी बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अगर मान लीजिए 6 दूनी 12 कर दिया तो ये 6 हो गया और c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर ये क्या है? 2 हो गया। अब लेकिन पहले एक चीज और था ध्यान देना, ऐसे कई केस बनते जाएंगे। 2 6 वाला भी बनेगा है ना, यह 2 हो जाए और 3d स्क्वायर ये आपको कितना हो जाए है ना? 6 हो जाए। फिर अगला केस ये आपका 3 हो जाए और ये आपका 3d स्क्वायर ये 4 हो जाए। अगला केस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर या 4 हो जाए और c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर आपका 3 हो जाए। और भी कोई केस है भैया? नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पीछे
अब हम पहले इन सब केसों को देखते हैं, क्या ये सब पॉसिबल है, क्या ये सब केस लागू होंगे, मुझे बताइए। पहले इसमें आ जाओ, पहले केस नंबर 3 में, ये 4 या 5 या 6, इसमें देखो केस नंबर 3 में देखो कि a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, क्या ये केस पॉसिबल है कि नहीं? क्या ऐसा कोई a और b मिल सकता है इंटीजर से जिसको रखे इसमें और जोड़े तो 6 है? लगाओ दिमाग, है ना, सोच लीजिए, बाद में तो करिएगा सर मिल गया ऐसा, है ना, देख लीजिए ऐसा है, कोई मिल सकता है क्या? यहाँ पे कुछ रखें आपका 2 हो जाए, नहीं मिलेगा, है ना, पॉजिटिव है सब, है ना, ऐसा हमको लगता है किसी में भी नहीं मिलेगा। तो एक कोई भी केस पॉसिबल ही नहीं होगा, बचे 2 ही केस। और जब 2 केस में जब यहां चलेंगे तो मिल जाएगा a = ±1, और यहां चलेंगे, है ना, यहां वाले पे तो फिर मिल जाएगा c = ±1। इस वाले केस में यह बन जाएगा यूनिट, और दूसरे वाले केस में यह बन जाएगा यूनिट। इसका मतलब कि, है ना, ये आपका इररेड्यूसिबल एलिमेंट है। 4 और 3 में तो मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। a रख दीजिए तो a का वैल्यू 2 रख दीजिए, आ जाएगा 4। पहले बताओ कि ये कंडीशन होल्ड कर जाएगा कि नहीं करेगा? b का वैल्यू कितना रखते हैं? a का 0, b का 1 रख दीजिए, अब b का रख देंगे 1, आ जाएगा, है ना, तब भी मिल जाएगा। और ये वाला, और ये वाला भी रख सकते, अरे इसको c का 2, कि c का भी 1, 2 रख दीजिए, 2 का 4 हो जाएगा। अरे 4 है ना, 3D स्क्वायर है। जाओ भाई, d की वैल्यू 0 रख दीजिए, c की वैल्यू 2 रख दीजिए। हाँ, अच्छा a भी पॉसिबल होगा, है ना, तो ध्यान से यहाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे अगर c की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो इसका मतलब a भी केस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है केस, नीचे वाला भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो जाएगा, ऐसे हो सकते हैं। अब अच्छा, जब ये पॉसिबल होगा, मतलब बचा वाला अगर पॉसिबल होगा तो a² + 3b² = 3 हो गया, तो इसमें a² की वैल्यू आप क्या रख रहे हो? a² की वैल्यू आप रख रहे हो 0, सॉरी a की वैल्यू 0 है ना, और b की वैल्यू 1, ठीक है ना, तब ये आपका कंडीशन होल्ड कर जाएगा। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 की जब बात करोगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट। तो b = 1 है, मिलाना है, इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। यूनिट का केस मिल पाएगा इसमें, इस केस में d की वैल्यू 0 है ना, a0 b1, तो नहीं, ये यूनिट हो ही नहीं पाएगा। यूनिट हो पाएगा क्या इस केस में? ये यूनिट बन पाएगा a + b √-3, जो रख देंगे a = 0 और b = 1, तो खाली मिलेगा √-3, तो यूनिट नहीं रह जाएगा। इस वाले केस में आ जाओ, इसमें क्या रख दो? c = 2 रख रहे हैं, है ना, तभी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। और भी केस जैसे c = 1 रख दें, d = भी 1 रख दें, तब पर भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब बेटा ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया, रिजल्ट ये हो गया कि यह तब इररेड्यूसिबल नहीं है, नॉट अ इररेड्यूसिबल एलिमेंट, क्योंकि इस दोनों केस, ये दोनों केस पॉसिबल हो रहे हैं और इसमें से कोई यूनिट भी नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब इररेड्यूसिबल नहीं है। इसका मतलब जो लोग इस वाले के रूप में दिखाए हैं वो गलत दिखाए हैं। अब जो और 28 वाला दिखाए वो भी चेक कर लें अपना, बात समझ आ रही है? हाँ, अब इसको देखो एक तरीके से और समझो। देखो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊं कौन सा केस हो सकता है। जैसे हम कौन सा लें ऐसा, वैसे 12 आप लोग देखिए, तो वैसे बना तो लिए आप लोग, लेकिन इररेड्यूसिबल तो होना चाहिए। इस तरह से यूनिक तो हो ही गया आपके हिसाब, इस हिसाब से ये यूनिक हो गया 12 वाला जो आप दिखाए हैं, क्योंकि वो जो आपका ए वाला जो टर्म था ये इररेड्यूसिबल था ही नहीं, ये वाला टर्म। बात समझ आनी है? अच्छा, अब इसके बाद अच्छा काहे नहीं 3 कॉमन नहीं हो जाएगा, ऐसे कुछ बनाएंगे इस तरीके से, √3 कॉमन नहीं हो जाएगा इसमें से? तो देखो दिमाग लगाओ, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 + i √3 लिख सकते हैं ना, तो √3 कॉमन नहीं जाएगा दोनों में से, हो जाएगा ना। तो इररेड्यूसिबल कहाँ, इररेड्यूसिबल कहाँ रहा ये? दिमाग लगाओ, ये इररेड्यूसिबल कहाँ रहा? तो ऐसे ही सोच लोगे ना, जब कॉमन हो गया तो इररेड्यूसिबल कहाँ रहा? हाँ, इसे मालूम क्या ले सकते हैं, मालूम है? इसमें अगर ये ले लें आप 4 ले लें, 4 ले लेंगे तो ये 2 × 2 हो गया। अब दूसरा एक ले लेते हैं 1 + √-3 और 1 - √-3। अभी देखो इसका गुणा करो,
तो 4 आएगा ना। अब ए इरिड्यूसिबल आएगा अपने स्थान पे, क्योंकि मालूम है क्योंकि 4 आ गया ना, 4 आ गया, मतलब समझो 4 आ गया तो 4 होगा तो उसके दो ही पॉसिबिलिटी होंगे, या तो 2 into 2 होगा, या 1 into 4 होगा, या तो 4 into 1 होगा। तो जो 1 into 4 वाला होगा वो तो होल्ड कर जाएगा, यूनिट हो जाएगा, 1 वाला यूनिट हो जाएगा, और जो 4 into 1 होगा फिर 1 वाला यूनिट हो जाएगा। लेकिन जो 2 into 2 वाला वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा, वो केस पॉसिबल नहीं होगा। तो ए वाला आपका एग्जाम्पल सटीक बैठेगा, तो आप ये चीज दिखाएंगे। बात समझ आ रही है? तो अक्सर आप इस तरीके की सेटिंग करिएगा ताकि उसके 3 ही केस बन पाए। एक तो वह मल्टीप्लाइड बाय 1 अदला बदली कर देंगे उनका, और एक उसी है ना स्क्वायर के फॉर्म में वो दिखाई दिया आपको। स्क्वायर से 9 आप देख रहे थे, 9 3 का स्क्वायर वाला है ना, 9 वाला देख रहे थे आप लोग, 3 गुणे 3 करके, 1 गुणे 9 गुणे 1 करके, और 1 गुणे 9 करके, ऐसे 4 है ना 16। बात समझ आ रही है ना? ऐसे वाले आप देखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल लिए हैं 12 वाला वो गलत है। 28 वाला भी चेक कर लेंगे कि सही नहीं सही है। 28 में क्या लिए थे आप लोग? 5 प्लस, हाँ ये शायद बन जाएगा 5 प्लस ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, क्योंकि ऐसे समझो इसमें कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो जो 28 वाला एग्जाम्पल है वो सही है, वो आपका दिखा देगा कि इसका मतलब कि जो आप लिए हैं एलिमेंट इरिड्यूसिबल है, मतलब रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं रहा, काम आपको बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो आप जो 12 वाले जो लिए हैं वो लोग फेल हो गए, इसमें आप लोगों का एग्जाम्पल गलत रहा। आप या तो ये एग्जाम्पल लीजिएगा उसको दिखाने के लिए, या तो 28 में दिखा दीजिएगा, वो सही है, ठीक है ना? ऐसे और ही मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो दिखाइएगा उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें तो कॉमन भी हो रहा था, उसी वजह से समस्याएं आई। देखिए बात समझ आई ना? ये चीज है, क्लियर है ना आप लोगों को? नेक्स्ट उसके बाद और क्या एग्जांपल दिया था आप लोग लिखेंगे, मतलब बता दिया था। हाँ ऐसे बेटा जेड ये भी देखो, ये भी आप लोग सब नोट करिएगा, घर पे आके सब चेक करिए बराबर। जेड रूट में -5, जेड रूट में -7, जो जेड है रूट में -7, यह इसको भी चेक कीजिएगा कि यूएफडी है कि नहीं है, ठीक है ना? ये अभी बाय डिफरेंशियल सब चल रहा है, इसको भी चेक कीजिएगा। वैसे सब नहीं है, इज नॉट यूएफडी। तो इसका मतलब कि इसमें आपको ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे। अच्छा अब इसके बाद एक और मैंने लिखा हुआ था Z√2, ध्यान देना इसको, Z√2 और एक ZI है ना, ये दोनों यूएफडी हैं, ये दोनों यूएफडी हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपको यूएफडी के केस में दिखाई देंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम बैठेंगे यूएफडी वाले क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे जो लगभग तरीका ये होता है बाय डिफिनेशन, अगर रूट में -5 रूट में -7 कुछ आड़ वाला कुछ इस तरीके से दिखाई दे, या तो अगर इसको फैक्टराइज करें हम लोग, जैसे 6 को किया 2 into 3 टाइप में हो गया, 2 भी इरिड्यूसिबल 3 भी इरिड्यूसिबल है ना, उसमें कोई यूनिट नहीं है, तो ऐसे केस में वो सभी आपके यूएफडी नहीं होंगे। और यहाँ पे जैसे 2 है ना, 2 को केवल एक ही पॉसिबल 2 into 1 या 1 into 2, इसमें एक यूनिट दिखाई दे दिया तो कंफर्म है कि ये यूएफडी बना सकता है ना? इसमें भी आपका यह 1 है भाई, 1 into I के रूप में समझ लीजिए इसको, है ना? तो ये आपका ऐसे रूट में माइनस का 1, इसको हम बना सकते हैं। क्लियर है? ये तरीका होता है। क्या सर कर लेंगे ना इसको आप लोग, ठीक है? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ये सब चेक करिएगा आप लोग आराम से। एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। क्या भाई देखिएगा, इफ एक आपका क्वेश्चन है ऑप्शनल टाइप में, देखिए इफ a plus ib, if a plus ib is not a unit of a plus ib, a plus ib is not a unit of आपका ZI, गॉसियन इंटीजर,
इज नॉट अ यूनिट ऑफ जेड आई, देन आप बताइए अगर ऐसा है तो 4 कंडीशन है, बताइए कौन सा कंडीशन इसमें सही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोलिएगा हैं? 2 0 गधा हो क्या जी तू? बोलिए। अगर a प्लस आई बी यूनिट नहीं है किसका, जेड आई का। अच्छा आपको पता है ना गॉसियन इंटीजर में यूनिट कौन कौन होते हैं? 1 माइनस 1 आई माइनस आई बताया गया है। देखिए जेड आई में कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, लेकिन ए और बी कहाँ का एलिमेंट होगा? जेड का एलिमेंट होगा। ये गॉसियन इंटीजर का सेट है, गॉसियन इंटीजर का सेट है, इसे गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे यूनिट जो होते हैं, इस सेट का जो यूनिट होता है इसके 4 यूनिट होते हैं, ये मैं आपको निकलवाया भी था। 1 होता है, -1 होता है, आई होता है, माइनस आई होता है। वो ध्यान समझिए आप, देखो ध्यान से, एक यूनिट इसमें होते हैं, मैंने आपको इसको सॉल्व करवाया है। तो कहा कि a प्लस आई भी इसका यूनिट नहीं है ना, तो इसलिए चारों में कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा? तो देखो ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 0 आई लिख सकते हैं, नहीं बताओ? 1 प्लस 0 आई। -1 को क्या लिख सकते हैं आप? -1 प्लस 0 आई। इस रूप का बनाना है ना आपको। आई को क्या लिख सकते हैं आप? 0 प्लस 1 इंटू आई, यही ना। और माइनस आई क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस -1 इंटू आई, यही तो लिख सकते हैं। और इसमें जो है 1 और 0 जो है वो कहाँ का एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है। इसमें -1 0 कहाँ का एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है। इसमें 0 और 1 किसका एलिमेंट है? जेड का एलिमेंट है। इसमें 0 और -1 किसका एलिमेंट? जेड का एलिमेंट। इसका मतलब कंफर्म है कि ये 1 -1 आई माइनस इसी का एलिमेंट है और ये यूनिट है। ये आपको मैंने सॉल्व कराया है, आप चेक भी कर सकते हैं, यूनिट है, ये यूनिट है। अब कह रहा है कि अगर a प्लस आई बी इसका कोई एलिमेंट, अब इन चारों का कोई एलिमेंट इसका यूनिट होगा नहीं करेगा, तो अगर वो यूनिट नहीं है तो कौन सा कंडीशन इन चारों में से होल्ड करेगा, है ना? तो देखो अच्छा, अभी ये जो 1 है इसको लिखा 1 प्लस 0 आई, तो अगर मैं यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ बताओ, यहाँ मैं अलग केस देखो, चेक करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 आएगा ना? मतलब ए वाला कंडीशन होल्ड कर गया, मतलब यूनिट ए वाला कंडीशन होल्ड कर गया। ऐसा बोला है कि ए प्लस आई का यूनिट ना हो तो कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा? इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, बस ये ऑप्शन सही नहीं है। उसका देखो यहाँ पे, उसके बाद अगला देखो, ये भी बन सकता है क्या, है ना? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इसमें देखो, अब इसका मैंने किया 1 आ गया 1, फिर इसका करो, इस वाले करो, तो इसका भी आपका 1 ही आएगा। इसका करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो पहला तो हो गया। अब एक कंडीशन देखो, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो यूनिट नहीं है वो होल्ड कर सकता है। कैसे? इसे देखो 2 प्लस 3 आई, इसमें आएगा ना 2 प्लस 3 आई। इसका स्क्वायर करो कितना मिलेगा, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो कितना आएगा? 9 आएगा। नहीं 14, 4 प्लस 9 13, ये ग्रेटर देन 1 होगा, कंफर्म है? यस सर, है ना? तो इसका कोई एलिमेंट उठाओ आप, इसमें कोई एलिमेंट उठाओ, देखो ध्यान दीजिएगा, इसका कोई एलिमेंट उठाओ जो यूनिट ना हो, वह यह कंडीशन कंफर्म होल्ड करेगा। चेक करके देखिए, है ना भाई? यही चार है ना जो यूनिट है, इनके अलावा कुछ यहां से उठाओगे वह यूनिट नहीं होगा, तो यह कंडीशन होल्ड करेगा, है ना? अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये वाला हो सकता है नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कोई एलिमेंट है जो यूनिट नहीं हो, वो क्या यह कंडीशन होल्ड करेगा? क्या सभी एलिमेंट ये कंडीशन होल्ड करेंगे? सभी एलिमेंट, है ना? ये सभी एलिमेंट होल्ड करेंगे। कौन से सभी एलिमेंट? जो यूनिट नहीं है। अब क्या सभी एलिमेंट जो यूनिट नहीं है वो ये भी कंडीशन होल्ड करेंगे? तो कौन सा है यूनिट बताओ? ऐसे सर हिला दिए तो ऐसा कौन सा एलिमेंट?
जीरो जीरो ले लेंगे, 0 + 0 आई है ना, तो केवल 0 + 0 आई ही ये कंडीशन होल्ड करेगा। सभी एलिमेंट जो यूनिट नहीं है वो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आई ना, तो केवल एक ही, तो इसलिए जो है यह भी नहीं आया, इसमें सही केवल यही होगा, लेकिन वो भी तो उस पे नहीं है ना। हाँ, अब 0 + 0 आई की बात करते हैं, ये वाला एक केस, इस वाले केस पे यह होल्ड नहीं करेगा, ये भी बात है यहाँ पे, है ना। हाँ, ये भी कंफर्म बात है, तो जो 0 + 0 आई है वो इसमें बिलोंग तो करवे करेगा, 0 + 0 आई, है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। है ना, बहुत सी बात, नॉट यूनिट ना हो, तो अगर यूनिट जो एलिमेंट नहीं होंगे वो इन सब में से कौन सा कंडीशन होल्ड करेंगे, तो होल्ड मतलब वो सब पे होल्ड होना चाहिए, किसी एक पे नहीं होल्ड होना चाहिए, वो सब पे होल्ड होना चाहिए। क्लियर है ना, कर सकते हैं ना ऐसा आप लोग। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे तमाम आ सकते हैं। यूएफडी वाला क्वेश्चन तो आप देख ही लिए, ऐसे क्वेश्चन एक और लिखिए इसी तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आते हैं कंपटीशन एग्जामों में, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएफडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएफडी, कौन सा इसमें यूएफडी है, कौन सा इसमें यूएफडी है, तो जेड और √-5 पहला, दूसरा जेड √-6 है ना, तीसरा जेड √5, चौथा जेड √2, हाँ तो बता ही दिए थे पहले। नहीं, फिर भी आप क्या करेंगे, आप उसको 1 by 1 सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे इस तरीके से बाय डेफिनेशन। तो ये वाला है जो आपका यूएफडी है, ये यूएफडी है, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ इसमें कौन सा यूएफडी नहीं है, तुरंत बताओ देंगे आप लोग। जेड √-5, जेड √2, जेड आई, नन ऑफ दीज, कौन नहीं है, जेड √-5 वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको ज्यादा लगता है कि आप आएगा तो आप लोग कर लेंगे, आप लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्या जी निशान, ठीक है ना, कहाँ है, उड़ा देंगे, उड़ जाएंगे, उड़ना मत, और सब सही है। लिखिए बेटा, इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। एक थ्योरम लिखिएगा आप, थ्योरम स्टार्ट करते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पे बेस्ड थ्योरम। देखिए इफ थ्योरम लिखिएगा, इफ स्मॉल a, स्मॉल b, इफ स्मॉल a, स्मॉल b are two arbitrary elements, are two arbitrary elements, are two arbitrary elements of a unique factorization domain, of a unique factorization domain, of a unique factorization domain, capital R, and small p is a prime element, and small p is a prime element of capital R, small p is a prime element of capital R, then p divides AB, then p divides AB, which implies either p divides A, which implies either p divides A or p divides B, either p divides A or p divides B। क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इस थ्योरम को देखिए, और ये थ्योरम एक तरीके से थोड़ा सा थ्योरम है, ये प्रूफ, एक थ्योरम कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये एग्जाम में पूछा वाला थ्योरम नहीं है। ये थ्योरम ऐसा है जो आपको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पर इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, डिफिनेशन बता रहे हैं ना, वही शो करना है आपको यहाँ पे कि अगर, जो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर है कि अगर, यही है ना आपका ए बी करके ना, इफ ए और बी, और कर रहा है कि अगर ए और बी, अगर कोई दो एलिमेंट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की, है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का ए और बी क्या है, कोई अगर दो एलिमेंट है, देन फिर क्या बोला होता है थ्योरम, स्टेटमेंट देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड पी इज अ प्राइम एलिमेंट, और पी कोई प्राइम एलिमेंट है,
तो अगर बेटा P प्राइम एलिमेंट है तो अगर यह P किसी AB को अगर डिवाइड करता है तो आपको शो करना है कि P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। और यही आप जानते हैं प्राइम का डिफिनेशन भी होता है कि अगर P कोई प्राइम एलिमेंट है तो P डिवाइड्स A होगा या तो P डिवाइड्स B होगा, कोई ना कोई होगा। इसलिए बात समझ में आ रही है। तो यह अच्छा, अब यहाँ पे जो दिखाना है वो इस A और B को ध्यान में रखते हुए दिखाना है, मतलब कि A और B UFD का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि यह प्राइम एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा वो P। ये कहने का इसके मतलब है। देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहली बात, सिंस A and B are the two element of unique factorization domain, तो जो आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का आप कोई एलिमेंट लेते हैं तो वह एलिमेंट क्या होगा, है ना, या तो यूनिट होगा और या तो वह, है ना, उसको आप यूनिक फैक्टराइज उसको फैक्टराइज कर सकते हो इनटू द टर्म ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, है ना। देन A and B are unit, are A and B can be factorized into the finite number of irreducible element। तो बेटा जब वह यूनिट होगा तो यह तो कहानी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। ये आराम से कोई एलिमेंट है जो यूनिट ही है तो फिर उसको तो आराम से हम लिख सकते हैं P डिवाइड से A B करके आप दिखाओगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें A और B आर यूनिट, मतलब A है आपका 1 है और B भी आपका 1 ही है, तो 1 जो है ना, कोई प्राइम एलिमेंट, और कोई प्राइम एलिमेंट 1 into 1 को डिवाइड करता है तो कौन डिवाइड करेगा, कोई प्राइम एलिमेंट 1 into 1 को 1 है ना, 1 है करेगा, लेकिन 1 प्राइम भी नहीं है। बस में इसका मतलब A वाला कंडीशन होल्ड नहीं करेगा यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला कंडीशन यहाँ पे होल्ड करने वाला नहीं है। अगर A and B आर यूनिट, या तो यूनिट होने चाहिए या तो यह होना चाहिए, तो यूनिट होगा तो यह कंडीशन ही आपको होल्ड नहीं करने वाला है। तो जब यूनिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसे हम इनटू द टर्म ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट आप उसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे ऐसे A इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे A इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, है ना, मान लीजिए P R कर दिया, बस यही फाइनाइट नंबर में। और याद रखेंगे यहाँ पे जितने भी Pi हैं, है ना, A आर दी प्राइम एलिमेंट। फैक्टराइज का मतलब तो कोई यही है। ये लाइन आपको हमेशा याद होना चाहिए। आप जब यार के बाद में मालूम है, क्योंकि जब भी यूएफडी की बात आएगी, यूएफडी की बात आगे जब भी आपकी यूएफडी की बात आएगी, मैं बोलूंगा ये एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है जो यूएफडी में बिलोंग कर रहा है, तो कंफर्म है कि वो एलिमेंट को आप इस रूप में एक्सप्रेस कर दोगे, तुरंत एक्सप्रेस करोगे। एंड इसी तरीके से बी भी यूएफडी का एलिमेंट है, तो बी को भी, है ना, आप इस तरीके से फैक्टराइज कर दोगे इररिड्यूसिबल एलिमेंट में या प्राइम एलिमेंट में, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QS, है ना। और जहां पे जो QI है ये भी क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही। ऐसा हमारा A और B है। क्यों हमारा A B ऐसा है, क्योंकि A B हमारा UFD का एलिमेंट है। अब लेट कर लेते हैं कोई P बिलोंग्स टू R, एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है। और लेट कर लेते हैं कि जो P है दैट्स डिवाइड AB, कि P AB को डिवाइड करता है, ये मैं मान लेता हूं। तो हमको दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, ये दिखाना है हमको, है ना। तो देन वी हैव टू शो दैट, तो हमको यह शो करना है यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो हमको यह शो करना है कि या तो P A को डिवाइड करेगा या तो P B को डिवाइड करेगा। तो सिंस P डिवाइड्स AB का मतलब क्या, P डिवाइड्स AB का मतलब यह हुआ बेटा कि जो P है ये डिवाइड करेगा P1 P2 P3 से लेके PR इनटू Q1 Q2 Q3 से लेकर QS। बात समझ में नहीं आ रही है। अगर P AB को डिवाइड करता है, मतलब P किसको डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा P1 से लेके PR और Q1 से लेके QS तक, क्योंकि A क्या है, A हमारा ये है और B क्या ये है। क्यों A B ऐसे हैं, क्योंकि A B कहाँ के एलिमेंट है, UFD के। मैंने आपको समझाया कि UFD के एलिमेंट कैसे होते हैं। बात समझ में आ रही। ऐसा हो गया। अच्छा बताओ
अब P नामक एलिमेंट जो है इसमें सब P1 भी प्राइम है बेटा, P2 भी प्राइम है, P3 भी प्राइम है, PR भी प्राइम है, Q1 भी प्राइम है, Q2 भी प्राइम है, Q3 भी प्राइम है, QS भी प्राइम है। अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P इसमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, तब ऐसा हो पाएगा। मेरी बात को ध्यान समझो। ऐसे मैंने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5, मेरे बात ध्यान समझिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको कोई एलिमेंट डिवाइड कर रहा है, कोई एलिमेंट अगर इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा एलिमेंट इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर मैं बोला हूं कोई एलिमेंट इसको डिवाइड, मान लीजिए 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 इसी में से किसी एक के बराबर है कि नहीं है। 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा, बस नहीं प्राइम एलिमेंट यानी कि सर 6 भी इसको डिवाइड कर जाएगा, नहीं 6 प्राइम नहीं है ना। तो इसको डिवाइड करने वाला जो प्राइम एलिमेंट, जैसे 2 into 3 into 5, ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइज मैंने किया है किसी नंबर को, और इसमें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब ऐसे नंबर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वह तभी करेगा जब वो प्राइम नंबर इसी में से कोई एक प्राइम नंबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो यहाँ P क्या है, P डिवाइड्स AB, मतलब P डिवाइड्स A का मतलब P1 P2 PR, Q1 से B का मतलब Q1 Q2 से लेके QS, तो P प्राइम नंबर है। अब P1 P2 PR भी प्राइम नंबर है, Q1 Q2 से लेके QS भी प्राइम नंबर है। अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो P इसी में से कोई एक होगा कि नहीं होगा, P इसी में से कोई एक होगा, है ना। तो क्या होगा, वो P या तो P1 से लेके PR में से कोई एक होगा, या तो Q1 से लेके QS में से कोई एक होगा। क्लियर है ना, इसी में से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि ये सब अपने अपने स्थान पे प्राइम है और P भी प्राइम है। ऐसे में बताया ना आपको कि ये आपका प्राइम एलिमेंट है सब। अगर इसको इस 2 into 3 into 5 को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो वह इसी में का कोई एलिमेंट होगा, और कोई आप देख लीजिए नहीं होगा। तो अगर ये सब प्राइम है तो अगर इसको कोई प्राइम डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम इसी में से किसी एक के बराबर होगा। तो या तो वह P1 से लेके PR में से किसी एक के बराबर होगा, या Q1 से लेके QS में से किसी एक के बराबर होगा। अगर वो P1 में से P1 से लेके PR में से किसी के एक के बराबर है तो वह तब इसका मतलब A को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A क्या है, यही ना है। अगर मैं बोलूं, मैं मान लूं लेट P बराबर P1, इसमें से तो कोई एक होगा। मान लो लेट P बराबर P1, अगर P बराबर P1 होगा देन P डिवाइड्स P1 into P2 into PR तक, मतलब P डिवाइड्स A, तो P A को डिवाइड कर जाएगा, B को नहीं डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए हमारा जो P है वो Q1 के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में P जो है वो किसको डिवाइड करेगा, वो B को डिवाइड करेगा, क्योंकि जब वो Q1 के बराबर हो गया तो B हमारा क्या है, Q1 से लेके QS तक इसे इनटू के रूप में है, तो Q1 इसको तो डिवाइड करना करेगा ना, कितनी बार में, इस शेष बार में जितना बचा है उतनी बार में डिवाइड कर देगा। तो एक बात समझा नहीं ना, ये जो P है वो अगर इसको डिवाइड कर रहा है भैया, क्योंकि सभी प्राइम है तो वह P इन्हीं में से किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। अगर वह P1 से लेकर PR में से किसी एक एलिमेंट के बराबर हुआ तो उस सिचुएशन में P A को डिवाइड करेगा, और अगर वह Q1 से लेकर QR में से किसी एक के बराबर हुआ तो वह P जो है वो B को डिवाइड करेगा। और कंफर्म है किसी न किसी एक के बराबर तो होवे करेगा, क्योंकि ये लाइन मिल गई ना आपको, ये लाइन यही कर रही है कि अगर P डिवाइड कर रहा है, भाई आप मानते हैं कि अगर P डिवाइड्स A B, देन ना देखते हो कि P डिवाइड्स A या P डिवाइड्स B, जब आप माने डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म किसी किसी एक के बराबर होगा करेगा। जब होगा तो कंफर्म है, तो जिसके अगर P वाले टर्म में से किसी के बराबर होगा तो A को डिवाइड करेगा, अगर Q वाले टर्म में से किसी एक के बराबर होगा तो B को डिवाइड करेगा। इसका मतलब काम होगा, प्रूफ होगा, यही तो करना था आपको। कोई डाउट किसी को बता दीजिए, है ना, यही है पूरी कहानी इसकी। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो यहाँ पे, जैसे इस बड़े ध्यान दो, यहाँ पे आपका A और B मान लीजिए 12 ले लेते हैं, है ना, और 15 ले लेते हैं बेटा, ठीक है, 12 और 15 मैं ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, A और B के रूप में। A बराबर मैं मान लेता हूँ 12, ध्यान दीजिएगा, A बराबर मान लेता हूँ 12 मैं, और B बराबर लेता हूँ 15 मान लो, ठीक। न 12 यूनिट है न 15 यूनिट है। अब मैं 12 को लिख सकता हूँ कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। यह A है और यह P1 है, यह P2 है, ये P3 है। अब 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, है ना, यह Q1 है
ये आपका Q2 है, और ये P1 P2 P3 Q1 Q2 जितना भी है सब प्राइम है ना, बात समझ में आ रही है। अब कोई एलिमेंट ऐसा ले लो प्राइम नंबर जो 12 गुणे 15 को डिवाइड करता हो, बताइए 3 है ना, तो क्या है ना, तो 3 होगा 5 होगा, प्राइम नंबर लेना है आपको, प्राइम नंबर तो 3 5 या है ना, और 2 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो ना। अरे भाई रहा हो क्या, B डिवाइड्स AB देखना है ना आपको, 12 गुणे 15, तो कोई प्राइम नंबर लेना है आपको जो A इंटू B को डिवाइड करे, मतलब कोई प्राइम नंबर आपको लेना है जो 12 गुणे 15 को डिवाइड करे। तो प्राइम नंबर कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या, और कोई नहीं हो सकता। तो जो 2 3 5 है वो इसी में से कोई है, दस नहीं ना। अगर मान लो मैं P बराबर मैंने लेट कर लिया, मैं P बराबर 5 ही लेट कर लिया, तो 5 डिवाइड्स AB मींस 5 डिवाइड्स 2 इंटू 2 इंटू 3, ये A है, इंटू 3 इंटू 5, तो यह 5 इसी में से कोई एक होगा, इसी P1 P2 P3 Q1 Q2 में से कोई एक होगा, तो किसके बराबर है, Q2 के बराबर है। इसका मतलब 5 इसके, जब 5 इसी में इसमें से कोई एक हो गया, इसका मतलब जो 5 है दैट्स डिवाइड्स B क्या है 15। अगर P हमारा मान लो 5 होता तो 2 होता, तो 2 होगा तो फिर किसको डिवाइड करेगा, वो A को डिवाइड करेगा। अगर वो 3 होगा तो किसको डिवाइड करेगा, दोनों है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देगा, बस में है। तो वो इसको भी आपको इसको भी डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा और इसको भी डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा। केस फेल होगा तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। देखो मैं कहने वाला दोस्त सुनो, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह साफ साफ है ना, ये तो मैं सिंपल एग्जांपल लिया हूँ। मेरे मेन कहने का मतलब यह है कि P डिवाइड्स AB अगर ऐसा केस हो रहा है, ठीक है ना, और A और B कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, U F D का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर P AB को डिवाइड करता है तो उस केस में P या तो A को डिवाइड करेगा या तो P क्या करेगा, B को डिवाइड करेगा, बात समझ में आ रही है। तो P दोनों को डिवाइड करते हैं, कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है, दोनों कर रहा है, करने से उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन हमारा है कि किसी न किसी एक को डिवाइड करने वाला वो तो होल्ड करेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात, दूसरी बात, ये मैं एग्जांपल खाली इसके अकॉर्डिंग समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता नहीं कौन सा सेट का एलिमेंट है, कहाँ का एलिमेंट है, बस समझ में आ रही है ना सेट का पता है ना कुछ को पता है, मैं खाली इसके तरह सेट करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर P अगर ऐसे किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करेगा जिसमें सब प्राइम नंबर है, सब प्राइम है, तो वह P इसी में से कोई एक होगा। अगर वो P वाले टर्म में से किसी का मतलब किसी के बराबर होगा तो P A को डिवाइड करेगा, अगर इसमें से किसी एक के बराबर होगा तो P किसको डिवाइड करेगा, B को डिवाइड करेगा। और एक बात, यहाँ जो मैंने P1 P2 Q1 Q2 लिया हुआ है ये सब डिफरेंट है, और यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल ले लिया था इसमें है ना P3 Q2 के बराबर हो गया था, इसलिए आपको दोनों डिवाइड करता हुआ दिखाई दिया, समझा नहीं, इसलिए आपको दोनों डिवाइड करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे जो P1 से लेके PR Q1 से लेके QS है ये सब डिफरेंट एलिमेंट है। मुझे थोड़ा सा एग्जांपल में ये बरतना चाहिए था कि है ना उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए था, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कल समझ में आया ना कि अगर 5 इसको जितने भी प्राइम नंबर डिवाइड करेंगे वो इसी में से कोई एक होगा। मैंने को ये समझना है आपको, इसमें से अगर इस 12 गुणे 15 को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो इसी में से कोई एक होगा, वही चीज मैं आपको समझा रहा था। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बोल दे रहा हूँ एक लाइन, बस काम खत्म, ठीक है। लिखिए भैया आप लोग, भगवान ने पालना है। देखिए P मस्ट बी, इससे जस्ट बाद, P मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स P1, P2, P3, PR and Q1, Q2, Q3 QS। मतलब P क्या होगा, इसी प्राइम में से कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है, देखिए ना, गढ़ा हो गया जी एकदम। P मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स, P1 से लेके PR, Q1 से लेके QS, इसी में से P हमारा कोई होगा। जब इसी में से कोई एक होगा देन देखिए देन आइदर P डिवाइड्स A
आर पी डिवाइड्स बी। लाइन समझ में आ रही है ना कि जब अगर p में से किसी टर्म के बराबर होगा तो p डिवाइड्स a, अगर q में से किसी टर्म के बराबर होगा तो p डिवाइड्स b, है ना। देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। ठीक है। अब बेटा एक थ्योरम का स्टेटमेंट कर लीजिए, ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखिएगा थ्योरम, एन एलिमेंट इन अ UFD, एन एलिमेंट इन अ UFD, UFD में अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, एन एलिमेंट इन अ UFD इज अ प्राइम, अगर वो प्राइम है, एन एलिमेंट इन अ UFD इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इररिड्यूसिबल। मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में अगर कोई एलिमेंट प्राइम है तो कंफर्म है कि वह आपका इररिड्यूसिबल भी होगा। क्लियर है? चलिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग कल